Today's topic is cryptograms introduction. Before we go in the detail of cryptograms features, we must know कि ये जो term है cryptogram ये आई कहाँ से, ठीक है, एंड इसका मतलब क्या होता है, क्रिप्टोग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राम. So there was a scientist which was very famous, we all know, he also gave the binomial nomenclature. His name is I think आपने अभी तक guess कर लिया होगा, that is Linnaeus. Linnaeus ने 1754 में एक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट के लिए, और उसने प्लांट किंगडम को 25 क्लासेस में डिवाइड किया था, और जिसमें से एक क्लास थी क्रिप्टोग्राम. ओके, सो लीनियर वाज बिकॉज ही गेव सो मैनी क्लासिफिकेशन, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोलते हैं. इन्होंने इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वेज डेवलप किए कि प्लांट की स्पीशीज़ को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या उनको कैसे नाम दे सकते हैं. सो ही डेवलप्ड ways to name and organize species. And how did he name these species and organize this? उन्होंने बोला कि पहले किसी भी प्लांट को या एनिमल को ही डिवाइडेड इनटू इन द किंगडम. लाइक अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वील से प्लांट किंगडम, एंड देन प्लांट किंगडम या कोई भी किंगडम दैट विल बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस और क्लास, then class will further be divided into order and then order into species. Now as we have discussed कि जो लीनियस के जो 25 क्लासेस थे प्लांट किंगडम के, जो उन्होंने डिवाइड करा था प्लांट किंगडम के को 25 क्लासेस में, उसमें से एक क्लास थी क्रिप्टोगैमिया. अगर हम इसका मीनिंग सही से समझ लेंगे तो हमें इसके बहुत सारे, इस क्लास के बहुत सारे फीचर्स का अपने आप पता चल जाएगा. और इसका जो मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग जो है वो है, क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गैमोस मीन्स मैरिज. तो हम कह सकते हैं क्रिप्टोगैमिया जो क्लास है उसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी हिडन मैरिज या हम बोल सकते हैं हिडन रिप्रोडक्शन होता है. एंड वाई दिस हिडन रिप्रोडक्शन? क्योंकि जो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो प्लांट्स आते थे वो ऐसे प्लांट्स थे जो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, एंड या ऐसे प्लांट जिनमें जो स्पोर बेयरिंग होते हैं, जिनमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के हेल्प से उनमें रिप्रोडक्शन होता है. इसलिए क्रिप्टोगैम्स जो क्लास है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनमें वो स्पोर वो बेयर करते हैं, और इसीलिए उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो हिडन होता है.
अब जो लीनियस था, उन्होंने ये जो फ्लावरलेस प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं या क्रिप्टोगैम्स जो थे, उनको मेजर टेक्सोनोमिक यूनिट उसने रिकॉग्नाइज किया. सो लीनियस रिकॉग्नाइज दीज क्रिप्टोगैम एज मेजर टेक्सोनोमिक यूनिट. This was recognized by Linnaeus. And he, on the basis of ये जो जो भी ये जो उसने क्लासेस जो भी डिवाइड करी थी 25 क्लासेस, ये उन्होंने डिवाइड करी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स. प्लांट किंगडम की जो 25 क्लासेस जो लीनियस ने डिवाइड करी थी, दे वर they were on the basis of number of stamens, number 1, and number 2 on the absence stamens and carpels too, that is both male and female part of the plant, and or absence या presence of stamen and carpel. And number 3 जो था, that was the union, their union. There means the union of stamens and carpels. If we see the structure of a flower, I'll draw here roughly to make you understand. So as all of us know, the colorful leaves, we can say, not leaves exactly, the colorful part of the flower is known as petal, and the greeny leaves kind of structure which are present below the like downwards the flower, that is known as sepal. And then this is carpel, which consists of, this one is style, stigma, this bulbous part is bulb-like structure is ovary, and the small round structures are ovules in the ovary. So
This is the female part actually. Okay, the style, the stigma, ovary, this one is stigma, they all together make a carpel. And this is the female part of the plant, of the flower. Now about the male part, and we call it anther. It consists of, the upper portion is stamen, and this thing is the filament. And these sorry, not stamen, anther, anther and filament. And these anther, the upper portion of the male male part of the flower is known as anther. This one is anther. It looks somewhat like this. So this one is anther, and this thing is known as filament, and both of them are together known as stamen, which is the male part. Okay, so on the basis of, I have told you that on the basis of the presence or absence or the number of stamens and this stamen and the carpels, or their union, how they are united. So on the basis of that, he divided 25 classes, Linnaeus, and we are talking about here Cryptogamia. So how he has divided the class Cryptogamia, we'll see in the detail. He divided the class Cryptogamia into 4 orders. These are orders which we'll write now. These 4 orders are: number 1, Phyllises; number 2, Muscae; number 3, Algae; and number 4 is Fungi. Okay, now these Phyllises are known as ferns or pteridophytes. The Muscae class, they have mosses or liverworts, means they are bryophytes. We'll go in the detail of these all later. Then comes algae, which contains again algae, lichen, and some leafy liverworts. And the last one is fungi. Then all these like whatever Linnaeus gave here, told here, that he gave on the basis of only sexual characters, we can say, and no other things were taken into considerations, like where do they grow, what are their habitats, what are the plants' habitats, what about petals, what are the number of petals, what about the sepals and all. He did not consider all of these things. He just considered the sexual characters of the plant.
दैट इज़ वाई जो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. Other systems, except the Linnaeus one, other systems, they are called as natural systems. Why they are natural systems? Because here in these systems the plants were grouped according to their natural affinities. Then ये जो natural systems हैं they were given by many scientists and one first जो सबसे पहले जो natural system था that was proposed by, now we are talking about natural system. It was first proposed by a scientist named A.L.D. Jusu. A.L.D. Jusu in 1789. As we know, that Linnaeus proposed the artificial system of classification in 1754, and this one, the first natural system, was proposed by A.L.D. Jusu in 1789. And what he did, he divided the plants into 3 major groups. And these groups are acotyledons, number 2 monocotyledons, and number 3 is dicotyledons. As we all know the difference, I guess we all of us know the difference between monocotyledons and dicotyledons. These are, you know, dependent upon the type of seed. If the seed is not divided into 2 parts, that type of seed is called as monocotyledon. Like example, maize. Here, so on the basis of the type of seed, he has given the he has divided the plant group. And another one is dicotyledon, where the seed can be divided into 2 parts, like in case of kidney beans, राजमा, उसको हम आराम से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंड acotyledons वो होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू Linnaeus cryptogams. Means the spore bearing one. इनमें सीड्स नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज acotyledons. एंड द नेक्स्ट वील सी, यू नो व्हाट हैपन, जब ये क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरे जो अपने जो साइंटिस्ट आए हैं A.L.D. जैसे जो भी हमने पढ़ा, जिन्होंने प्लांट को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा था, इन सब ने मतलब 19th सेंचुरी के हाफ 19th सेंचुरी तक भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए क्रिप्टोगैम्स का. बहुत इनएडुकेट सी इन्फॉर्मेशन थी. एंड
बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होने के वजह से उतना ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में एक जर्मन बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था विल्हेम हॉफमिस्टर। ही केम, ही प्रपोज्ड समथिंग इन 1851 एंड उन्होंने क्या प्रपोज किया, क्या स्टडी करी, वो ये कि इन्होंने जो वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स एंड मॉसेस जो हैं उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। तो जब लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तभी हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है। तो ये पूरा जो सीन था, जो थोड़े से कन्फ्यूजन थी क्रिप्टोग्राम्स के बारे में या उनके उनके पूरे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है वो सब के बारे में, वो क्लियर कब हुआ, जब हॉफमिस्टर ने स्टडी करी और अपनी डिस्कशंस को पब्लिश किया और आगे रखा। तो सेकंड जो था, that is, we can say the cryptograms have insufficient information. Till when? Till half 19th century, और वी कैन से जब तक कि हॉफमिस्टर जो साइंटिस्ट थे 1951 में, जब तक उनकी स्टडीज सामने नहीं आए। तो we'll see what he did. हॉफमिस्टर वर्क, इनका पूरा नाम था विल्हेम, विल्हेम हॉफमिस्टर। इनका जो वर्क था वो 1851 में सामने आया एंड इन्होंने व्हाट ही डिड, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। He studied the life cycle of a number of different vascular cryptograms and some mosses too. What are vascular cryptograms? We are saying cryptograms only. What are vascular cryptograms? If we, when we saw this the classification of given by Linnaeus, he said कि जो order है वो 4 जो क्लासेस थी 25, उसमें से एक क्लास क्रिप्टोग्राम में थी जिनको उन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड करा था। 4 ऑर्डर्स क्या थे? फिलिसिस, मस्काई, एल्गी एंड फंजाई। उसमें से फिलिसिस जो कि इंक्लूड करते हैं टेरिडोफाइट्स या फर्न्स, वो ऐसे हैं फर्न्स या टेरिडोफाइट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो इसीलिए उनको वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स भी बोलते हैं। जबकि अगर हम देखेंगे ब्रायोफाइट के केस में, उसमें भी वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ना ही एल्गी और फंजाई में होता है। सो इन्होंने लाइफ साइकिल किसकी स्टडी करी थी? टेरिडोफाइट्स की एक्चुअली। एंड सम मॉसेस, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मॉसेस आर द ब्रायोफाइट्स। कुछ ब्रायोफाइट्स को भी इन्होंने स्टडी करा था। नाउ ये जो हॉफमिस्टर ने काम किया था वो था बस ही जस्ट स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ different vascular cryptograms and mosses, but he did not understand the gametic union and meiosis.
फिर उन्होंने क्या समझा था, what did he understand was he just उनको सिर्फ ये अपने स्टडी से या वर्क से समझ आया कि स्पर्म जो है वो स्टिमुलेट करता है एग को ताकि वो एक स्पोरोफिटिक बॉडी में डेवलप हो जाए. तो what did he understand was he understood that sperm stimulate egg to develop into sporophyte. देन अब जब इन्होंने ये मतलब जब इन्होंने हॉफमेस्टर ने अपने काम को बताया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी. एंड इसी से ये क्लियर हुआ कि मतलब कॉन्सेप्ट जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन का, वो भी सामने आया. लेकिन बहुत सारे जो पॉइंट्स थे अभी भी क्लियर नहीं हुए थे. फिर बाद में यही जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, बहुत सारे और जैसे अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था कि ALD जो थे जीसू, उन्होंने एक जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज ऑफ प्लांट वो बताया था. ऐसे फिर आगे बहुत सारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आए और उनमें यही पता चला कि जो सिंपल प्लांट्स हैं वो पहले रखे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, एंड देन दे आर फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स विच हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. तो यही है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना व्यू रखा था और जनरली ये देखा गया था कि सिंपल फीचर्स ऑफ प्लांट जो हैं वो पहले रखे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, एंड देन कॉम्प्लेक्स वन. उसके बाद जो टेक्सोनॉमी की जो अप्रोच थी वो बहुत सिग्निफिकेंटली वी कैन से वो चेंज हुई. वो कब चेंज हुई? जब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आई. And this theory was given in 1859. और इन्होंने ये कहा कि जो इस समय जो सिस्टम था वो बेस्ड था फाइलोजेनी पर. फाइलोजेनी मतलब कि जो प्लांट्स थे बेस्ड ऑन फाइलोजेनी. फाइलोजेनी समथिंग रिलेटेड टू इवोल्यूशन, वी ऑल ऑफ अस नो. एंड उन्होंने बोला था कि जो प्लांट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ascending order. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स पहले डेवलप हुए थे उनको पहले रखा गया और फिर एडवांस्ड वालों को बाद में. दैट इज प्रिमिटिव टू एडवांस्ड. Then one more scientist, based on the doctrine of this evolution, there was one more scientist who divided the plant kingdoms on the basis of this primitive characters and advanced characters. And this scientist is Eichler. He is very famous, A.W. Eichler.
किस बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था? ही गेव दिस क्लासिफिकेशन इन 1886, yes, and on the basis of doctrine of evolution. इसको उन्होंने अपना बेस माना था प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए. एंड ही सेड कि जो प्लांट किंगडम है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज cryptogams, cryptogamy and phanerogams. Phanerogams, yeah, phanerogams. We all know that these cryptogams are flowerless plants, and these are flower bearing, the phanerogams. Although in this also we'll see कि किसी में जो पहले रखा गया है इस फिनेरोग्राम के अंदर उसमें बहुत वेल डेवलप्ड फ्लावर्स नहीं होते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स में तो बहुत एडवांस टाइप ऑफ फ्लावर्स वी कैन सी. तो जो क्रिप्टोग्राम्स है उसको फर्दर उन्होंने ही डिवाइडेड द क्रिप्टोग्रामी इनटू 3 डिवीजन्स. Division 1, first division is Halophyta. Division 2 is Bryophyta, and third division is Pteridophyta. Now it is very much clear from this classification, as he has done the classification on the basis of doctrine of evolution, which says कि जो simple plants हैं या जो पहले जो पहले आए थे plants, प्रिमिटिव वाले हैं उनको उन्होंने पहले रखा है और एडवांस वालों को बाद में रखा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थैलोफाइटा है, जो सबसे पहले क्रिप्टोगैम एंड फिनेरोगैम, इसमें गैम्स में से क्रिप्टोगैम थोड़े प्रिमिटिव वन है, और क्रिप्टोगैम के भी जो 3 डिवीजन्स हैं उसमें जो थैलोफाइटा है वो सबसे प्रिमिटिव है. एंड दिस थैलोफाइटा अगेन हैव 2 क्लासेस. These 2 classes are, class number 1 is algae and class number 2 is fungi. Now about the phanerogams. Phanerogams have again 2 divisions. The first one is gymnosperm, and the another one is angiosperm. That means of these 2, gymnosperm and angiosperm, the gymnosperm will be the primitive one, then angiosperm, and this angiosperm will again have 2 classes. Class 1 is monocotyledon. The second class is dicotyledon.
This is all about today's discussion.